डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बागबान की रसोई के अपने सफर में मैं आज पहुंची हूं खुर्जा के नवदुर्गा शक्ति मंदिर में, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी काम की शुरुआत करनी हो तो आप इस मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद लें, आपका काम जरूर सफल होता है। तो आइए फिर हम भी लेते हैं माता का आशीर्वाद और अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी, इस मंदिर की मान्यता के बारे में कुछ बताइए। श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। माता रानी का भव्य विशाल प्रतिमा आप दर्शन कर रही हैं। माता रानी के दाएं तरफ हनुमान जी हैं, बाएं तरफ भैरव जी, और माता रानी के बिल्कुल सामने नीचे गणेश जी हैं और ऊपर भगवान शंकर जी। माता रानी रथ में विराजमान हैं। माता रानी के पास जो भी भक्त आता है यहीं खड़ा होता है। इनकी विशेष कृपा जिस भक्त पर हो जाता है उसकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। पंडित जी, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर और भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तो इनके बारे में भी ज़रा बताइए। जी, इनके बारे में माता रानी का 9 देवियों का एक रूप है। ये प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिधात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। इस तरह 9 देवियों का रूप है। प्रथम देवी शैलपुत्री, उनका वाहन बैल, इनको नंदी बोला जाता है संस्कृत भाषा में। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इनका वाहन चिता है। चंद्रघंटा के भी चिता वाहन है। कुष्मांडा माता के भी चिता वाहन है। 3 चिताएँ हैं यहाँ। स्कंद माता शेर में विराजमान होती हैं। कात्यायनी माता शेर में विराजमान होती हैं। कालरात्रि माता की गधा, गर्धभ बोला जाता है संस्कृत में, गर्धभ हैं। अष्टम माता महागौरी, उनकी नंदी वाहन है। 2 नंदी हैं, 2 शेर हैं, 3 चिताएँ हैं। इस तरह 8 वाहन 8 माताओं की हो गए। और सिद्धिधात्री माता कमल के आसन पर विराजमान है। मंदिर की स्थापना कैसे की गई? ये मंदिर की स्थापना हमारे मंदिर के भूतपूर्व सचिव स्वर्गीय डॉक्टर मोहनलाल जी को स्वप्ने में माता रानी ने इस रूप में दर्शन दी। इस रूप में अब किस तरह यहाँ स्थापित किया जाए, क्योंकि इस रूप में कहीं भी आपको दर्शन मिलेगा नहीं। उन्होंने पेपरों में निकाला, मूर्तिकारों को सूचना भेजी, जगह जगह से उनके पास मूर्तियाँ बन के आई। फिर उन्होंने लखनऊ में सुनील प्रजापति नाम के मूर्तिकार हैं, उनकी मूर्ति को स्वीकार किया और सुनील प्रजापति के द्वारा माँ का प्रतिमा, भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो ये सारी प्रतिमाएं जो हैं वो किस धातु की बनी हैं? ये सारी प्रतिमाएं अष्टधातु से बनी हुई है। 54 अष्टधातु की माता रानी की प्रतिमा है। हमारे किसान फसलों की कटाई करते हैं, तो उन फसलों की जो पहली कटाई होती है उसका कुछ अंश भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। तो क्या इस मंदिर में भी किसान भाई अपने जो फसलों के अंश है वो देते हैं? अवश्य देते हैं। जो अनाज है उसका माता रानी के रसोई में भोग बनता है और उसी से भोग लगता है। पंडित जी, आपने इस मंदिर के बारे में हमें बताया और इस मंदिर की मान्यता के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।
मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ आपने भी नवदुर्गा मंदिर के दर्शन किए होंगे और माता रानी का आशीर्वाद लिया होगा। बागबान की रसोई के अपने इस सफ़र को चलिए आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं उस जगह पर जहां मटर की खेती की जा रही है। आइए मेरे साथ। बारे में पता है कि सबसे पहले खेत को कैसे तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो इस सब के बारे में मुझे बताइए। सबसे पहले हम लगभग अक्टूबर शुरू में इसमें पलवट कर पानी लगा करके इसमें पहले हैरो पिलाऊ करके पूरे इसको जमीन को समतल कर लेते हैं। उसके बाद 15 अक्टूबर के आसपास इसमें बुआई करते हैं। मटर की फसल में आप कौन सी खाद का इस्तेमाल और कितना करते हैं? मैम बुआई से पहले इसमें हम गोबर की 2 ट्रॉली 2 बीघा में 2 ट्रॉली खाद गिरते हैं। उसके बाद 1 कट्टा DAP और आपका पोटास। उसके बाद हम इसको समतल करा लेते हैं पिलाऊ वगैरह चलाने के बाद। यानी कि खाद आप पहले डालते हैं बुआई करने से पहले? जी मैम। तो आपने बीज तो लगा दिया, अब उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? मैडम जैसे हम बीज लगाते हैं, बीज को हम पहले ट्रीट करते हैं ट्राइकोडर्मा से। उसके बाद लगभग ये अपना 15-20 दिन के अंदर ये निकलने लगता है। निकलने के बाद इसमें हम थोड़ा यूरिया, ह्यूमिक एसिड ये सब लगाते हैं। जी, और सिंचाई के बारे में बताइए। मैडम जब इसका ये किल्ला निकलने लगता है 15 से 20 दिन बाद इसकी पहली सिंचाई होती है। उसके बाद हम इसमें NPK वगैरह 052-34 और 0050 जब इसमें ये इसका फलियां बननी शुरू हो जाती हैं, उसकी चमक और मोटाई के लिए हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं। आप मटर की जैविक खेती करते हैं या रासायनिक खेती? मैडम ये फिलहाल ये रासायनिक है, लेकिन हम धीरे धीरे उस पर जैविक पर हम जा रहे हैं। तो जैविक खेती पर जाने का कोई खास कारण, कोई खास वजह? मैडम एक तो इसमें जो पेस्टिसाइड और वो इसमें खाद वगैरह लगती हैं, जैविक में उतना नहीं आता है, कॉस्ट नहीं आती है, और जैविक में कुछ थोड़ा लंबे समय चलती है। जैविक होता है उसका खाने में और उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है इसके मुकाबले। यानी कि हमारे किसान भाई यदि मटर की खेती करना चाहे तो उन्हें जैविक खेती ही करनी चाहिए। धीरे धीरे लोगों को जैविक पे आना ही पड़ेगा। अमित जी, अभी आपने जैविक खेती की बात की, तो जैविक और रासायनिक खेती अगर हम मटर की करें तो उसमें उत्पादन में कितना फर्क आएगा और प्लस उसकी जो अवधि है उसमें कितना फर्क होगा? किसान केमिकल से जैविक पे जाना चाहता है तो उस शुरू में तो उसका प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन उसके 2 या 3 साल बाद लगातार अगर वो गोबर की खाद गिरता है या कोई भी अपना जैविक कंपोनेंट गिरते हैं तो उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। 2-3 साल के अंदर फिर प्रोडक्शन जैविक में आना शुरू हो जाता है। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि जब आप इस फसल की कटाई कर लेते हैं, इन फलियों को तोड़ लेते हैं, मटर की फलियों को, तो उसके बाद आप क्या करते हैं और इनका भंडारण कैसे करते हैं? हमारे पास मैम जब इनकी हम तोड़ाई की शुरुआत करते हैं, ये हमारे पास पॉलीथीन या कट्टी में पास की मंडियों में या दिल्ली ये उस तरीके से उसमें भर के गाड़ियों में जाती हैं। ये जो मटर की खेती है जैविक और रासायनिक दोनों ही तरीकों से की जाती है, तो इन दोनों में लागत कितनी लगती है और जो हमारा किसान है
वो लगभग कितना मुनाफा कमा लेता है? अगर मैडम केमिकल की बात करें, इसमें 18 से 22 हज़ार रुपये पर एकड़ का खर्चा आ जाता है। वहीं उसके मुनाफे की बात करें तो लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास इस बार का रेट 20 रुपये 25 रुपये के बीच में रहा है, अगर हम केमिकल की बात करते हैं। वहीं अगर हम जिसमें जैविक की बात करते हैं तो लगभग इसमें 10 से लेके 12-14 हज़ार रुपये तक का पर एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है। वहीं इसका समय बढ़ जाता है जैविक में इसका प्रोडक्शन देने का, तो लगभग 1,20,000 रुपये के करीब इसमें जैविक का 1 एकड़ में मुनाफा इस बार हुआ है। अमित जी, ताज़ी मटर और जो मार्केट में आजकल फ्रोजन मटर मिल रही है, इसमें क्या फ़र्क रहता है? मैम आपको जैसा कि पता ही है, ताज़ी ही होता है और फ्रोजन ही होता है। जो स्वाद और जायका इसमें ताज़ी में मिलता है वो फ्रोजन में कभी भी नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। अमित जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी मटर के बारे में और अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। किसान मटर को सीधा तोड़कर बाजार में नहीं बेचते, पहले उसकी ग्रेडिंग की जाती है। मटर को साफ करके ग्रेडिंग के अनुसार उनको अलग किया जाता है ताकि किसान को उसकी अच्छी कीमत मिल सके। मुझे पूरा भरोसा है कि बागबान की रसोई का ये सुहाना सफर आपको पसंद आ रहा होगा और जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं जरूर लाभान्वित करेंगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 17 जून सोमवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आइए अपने सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं। मटर की खेती में बीज अंकुरण के लिए औसत 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। वहीं अच्छे विकास के लिए 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। मटर की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। मटर की खेती के लिए भूमि को अच्छी तरह से तैयार करना भी जरूरी है। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ में गांठें मिलती हैं। इसके फूल पूर्ण एवं तितली के आकार के होते हैं। इसकी फली लंबी, चपटी एवं अनेक बीजों वाली होती है। मटर की खेती की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पानी की बचत तो होगी ही, साथ ही उत्पादन भी अच्छा होगा। प्रदीप जी, आप मटर की खेती कब से कर रहे हैं? 7-8 साल से। अगर हमारे किसान भाई मटर की खेती करना चाहें तो उन्हें शुरुआत से लेकर मटर की तुड़ाई तक कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उनके बारे में बताइए। सावधानी मैम ये इसमें शुरू में खरपतवार होती है, उसे निकलवा के और एक इसमें फंगस की स्प्रे मार दो और थोड़ा सा ये जानवरों वगैरह से बचानी पड़ती है। तो जानवरों से आप कैसे बचाते हैं? जानवरों से तो ये खेत के आसपास तारबंदी वगैरह करते हैं। गाँव में मटर से क्या क्या बनाया जाता है? गाँव में मैम मटर से आलू मटर है, मटर पनीर है, मटर के पराठे हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो आज आप हमें क्या बना के खिलाने वाले हैं? आज मटर की छोलियाँ बना के खिलाएंगे। आपने मटर के बारे में इतनी सारी जानकारी दी है और मुझे अपने घर इनवाइट किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम मैम।
तो ये थे हमारे देश के एक युवा किसान जिन्होंने हमें मटर के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। और आइए अब बागवान की रसोई के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बुलंदशहर के जिला उद्यान अधिकारी श्री N.K. सहानिया से। सर, बागवान की रसोई में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारे किसान भाई जो मटर की खेती करते हैं वो इसके उत्पादन को और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? इसमें जैसे हमारी पुरानी परंपरागत जो वैरायटी हैं जो चल रही हैं, यदि उनके स्थान पर हम जो नवीनतम वैरायटी हमारी जो इंट्रोड्यूस हुई हैं, पहली जो वैरायटी थी जैसे हमारा अर्किल थी, आज़ाद P1 थी, आज़ाद P3 थी, इसके मुकाबले पे G10 जैसे हाइब्रिड वैरायटी चल रही है। तो यदि हम कंपैरिजन करें तो लगभग 10 से 15 क्विंटल का अंतर प्रति हेक्टेयर का आता है। जैसे हमारा अर्किल का हमारा 90 से 100 क्विंटल का प्रति हेक्टेयर है। अगर अच्छी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस की जाए तो लगभग जो है 150 क्विंटल तक भी हमारा किसान जो है इसका सब्जी उत्पादक ये G10 वैरायटी का, नई वैरायटी का इसका उत्पादन ले सकता है। तो इससे वो अपने उत्पादन को भी बढ़ा सकता है और इसकी मार्केट में एक अच्छी कीमत भी प्राप्त कर सकता है। और यहीं अगर हम बात करें इसमें लगने वाले रोगों की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनरली जो सामान्यतः जो मटर का है, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू जिसे चूर्णी फफूंदी रोग कहते हैं, और इसके कंट्रोल करने के लिए जैविक से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको आपकी जितनी भी मार्केट में रासायनिक दवाएं आ रही हैं उससे भी कर सकते हैं। ज़्यादा डाइनोकैप है, बावास्टीन या कार्बनडाजिम से भी इसको कर सकते हैं। और कई बार इनमें आप देखेंगे तो सफ़ेद धारी सी नज़र आती है, तो इसमें एक चूसक एक कीड़ा लग जाता है। इससे भी कई बार मटर की जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है हमारा। तो इसे दूर करने के लिए हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? इसमें अगर हम जैविक में करें तो हम नीम का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो कोई भी इंसेक्टिसाइड जनरली अब जो है इमिडाक्लोरोपिड का लोग ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। सर, मटर की खेती करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई योजनाएं हैं? बीज उत्पादन कार्यक्रम इसमें हमारा किसान भाई कर सकता है। जैसे आलू का बीज उत्पादन कार्यक्रम है, इसी प्रकार से मटर का भी बीज उत्पादन कार्यक्रम करता है, जिसको सरकार जो है 50% तक का अनुदान किसान को देती है। तो ये अनुदान राशि जो है ये कब दी जाती है? जब किसान जो है इसकी सारी जब किसान बुआई कर लेगा, बुआई करने के बाद इसकी सारी उत्पादन कर लेगा, फिर जब इसकी मटर का बीज तैयार हो जाएगा और ग्रेडिंग, पैकिंग और फिर सर्टिफिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन इसका हो जाएगा। बीज प्रमाणीकरण के बाद बीज प्रमाणीकरण संस्था जब उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगी और उसके उत्पादन को प्रमाणित कर देगी, उसके बाद जब वो हमें बिल वाउचर या कोई अपना जो देता है, बीजक देता है, तो उसके बाद उसके डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है DBT के माध्यम से उस किसान के अकाउंट में उसकी सब्सिडी को भेज दिया जाता है। सर, आप यहाँ तक आए, आपने हमें मटर के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में बताया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बुलंदशहर के जिला उद्यान अधिकारी श्री N.K. सहानिया जी, जिन्होंने हमें सरकारी योजनाओं के बारे में और मटर की खेती के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे किसान भाई इन जानकारी से जरूर लाभ उठाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भविष्य नए भारत का। वो वक्त जो था वो 92-93 का वक्त था, तो उसी वक्त पे मतलब एक दिमाग आया कि यार लेट्स गेट इनटू फैशन एंड बिल्ड अवर ओन ब्रांड। एक आउटफिट है, मैंने 1 करोड़ में एक शिवानी बेची थी और ये न्यूयॉर्क के फ्रंट पेज पे छपा था ये न्यूज। एक इंडियन डिजाइनर ने एक 1 करोड़ की शिवानी ये टाइम पे बनाई है और उसकी डिलीवरी की है। कलर्स को लेके बहुत था कि आप गोरे हो, आप सांवले हो, आप ये हो, लेकिन मेरे लिए मेरे माइंड में था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा डेस्टिनेशन पता है और मैं लोगों के लिए चेंज नहीं होंगी, दुनिया को मेरे लिए चेंज होना पड़ेगा। वाह क्या बात है, सुपर्ब। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आइए अपने सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं। पौधों पर उगी ये मटर ये बता रही है कि किसानों ने इन खेतों में कितनी मेहनत की है। खेतों से निकली हुई मटर बाजार में जाने के लिए तैयार है।
यानी अब ये मटर हमारे घरों तक पहुंचेगी, हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाएगी ही, साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगी। अब आप गांव में आए हैं और गांव में आने के बाद आप बुग्गी पर नहीं बैठे तो फिर क्या बैठे, है ना? जब सामने हो लहलहाते खेत और आपके साथ हो मटर की इतनी सारी फलियां, तो भाई बुग्गी पे बैठना बनता भी है। मैं पहुंच रही हूँ अब उस जगह पर जहाँ पर हम ऑफ कोर्स अपना पकवान बनाने वाले हैं। चलिए आप भी मेरे साथ। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिखा चौधरी। प्रदीप जी ने मुझे खेत पर बताया था कि उनके यहाँ मटर से आज कुछ बढ़िया सी स्वाद से सब्जी बनाई जाने वाली है। मैं आपको जैसे बना के दिखाऊंगी मटर की सब्जी। मटर की सब्जी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शिखा जी अब हम क्या करेंगे, क्योंकि चूल्हा तो हमारा जल गया है। अब हम इस पर कढ़ाई रखेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे सबसे पहले। तेल, तो ये लीजिए तेल। अभी इसको थोड़ा हम गरम होने देंगे, उसके बाद इसमें जीरा डलेगा। मेरे ख्याल से तेल गर्म हो गया। हाँ, तेल गर्म हो गया। देखो ये मैंने जीरा डाला है। जीरे के बाद अब हम प्याज डालेंगे। ये देखो जीरा अच्छे से भून चुका है। ये मैंने अब प्याज डाली है इसमें। और प्याज को हम कब तक भूनेंगे इसमें? जब तक लाल ना दिखने लगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ मिर्ची भी कटी हुई है। देखो इसको अच्छे से तब तक भुन ना जाए तब तक ऐसे ही रखेंगे। फिर इसमें मैं नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी, थोड़ा इसको भुना सा कर लूँ। तो ये टमाटर हमें गलाने हैं इसमें या ऐसे ही रहने देने हैं? नहीं, गलाना है हल्का सा। अच्छा, आपको मटर की और कौन कौन सी सब्जी या कौन से पकवान पसंद है? मटर की कचौड़ी भी बनती है। तो वो कैसे बनाई जाती है, कुछ थोड़ा एकदम संक्षेप में बताइए। मटर की कचौड़ी को जैसे हमने मटर छोड़ लिया, उसको फिर हमने मिक्सी से हल्का सा ग्रेवी कर लिया, जैसे मटर प्याज को करते हैं, तो हल्का सा उसको आटे के साथ मलने के साथ फिर उसको ऐसे पूड़ी बनाते हैं जैसे कि नॉर्मल में बनाते हैं। तो मतलब आटे को बेलकर उसके अंदर वही मसाला भरते हैं और उसके बाद उसे कचौरी जैसे हम बनाते हैं, आलू की कचौरी भर देते हैं, बिल्कुल वैसे बनाते हैं। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया था कि हम मटर की सब्जी बना रहे हैं। हाँ जी। लेकिन प्रदीप जी ने मुझे खेत पर बोला था कि हम छोलिया बनाएंगे। मैडम हमारे यहाँ मटर की सब्जी को छोलिया ही कहा जाता है। अब हम इसमें क्या डालेंगे? देखो अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब हम मिर्ची डालेंगे। देखो ये मैंने डाला है धनिया। ये मैंने डाला है 1 चम्मच नमक। अब हमें इसको थोड़ी देर पकाना है, तब तक ये थोड़ा दिखने लगे सही सा हो गया है। उसके बाद हमें इसमें मटर को डालना है। तो हमारा ये जो मसाला ये भुन गया लगभग, है ना? हाँ जी, भुन गया। और अब हमने इस भुने हुए मसाले में अपनी हरी मटर डाल दी, ताज़ी हरी मटर जो हम थोड़ी देर पहले खेत में से तोड़ कर लाए थे। जैसे कि अब मैंने इसमें मटर डाली थी तो मैंने इसको चला दिया है। अब हम इसके अनुसार ही इसमें पानी डालेंगे और इसे फिर ये ढककर रखना है या फिर ऐसे ही चलाते रहना है? नहीं, ढक के रखना है प्लेट से। अब इसको ढक के तब तक रखना है तब तक ये अच्छे से गल ना जाए। मटर से आप और कौन कौन से पकवान बनाती हैं? मटर से हम जैसे आलू मटर बनाते हैं, गोभी मटर बनाते हैं, शिमला मिर्च में भी मटर डालते हैं। सारी सब्जियां ही मैडम मटर की हैं। वैसे मटर के पराठे खाए हैं आपने? हाँ जी। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। तो मटर चीज़ ही ऐसी है, पौष्टिक भी है और खाने में भी एकदम लाजवाब है। अभी आप कच्ची खाते हो ऐसे तो इतनी टेस्टी लगती है, नहीं? मीठी लगती है, मीठी लगती है। अब देखें कि हमारी सब्जी तैयार है या नहीं, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है। बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में। देखो सब्जी मेरी लगभग तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे। ये सब्जी के रंग में ना 4 चांद लगा दिए इन दोनों चीजों ने। सब्जी लगभग तैयार है, तैयार हो गई है। अब मैं तुम्हें कटोरी में करके दूंगी, आप चख के बताना कि सब्जी कैसी बनी है।
बहुत ही टेस्टी सब्जी है, छोलिया। हाँ जी मैम, छोलिया। छोलिया बहुत स्वाद है और इसमें जो आपने मसाले डाले हैं उन सबका जो स्वाद है ना एकदम निखर कर आ रहा है। शिखा जी, आपने आज मटर की सब्जी बनानी सिखाई जिसे छोलिया भी कहा जाता है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बागबान की रसोई से आज हमने सीखी मटर की सब्जी बनानी जिसे छोलिया भी कहा जाता है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये विधि आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि बागबान की रसोई का ये सफर जारी रहेगा, क्योंकि मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई फसल और नए पकवान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। होठों, पैरों और जननांगों में होने वाली फुंसियों को ना करें नजरअंदाज। सामान्य दिखने वाली फुंसियां हो सकती हैं कैमल पॉक्स। बीमारी से पशु को किन तरीकों से दे राहत? सुरक्षा के लिए क्या करें बेहतर उपाय? जानने के लिए देखिए कैमल पॉक्स लक्षण और बचाव कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। काम हो रहा है गांव में? हाँ हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है हमारे गांव। इस गांव में नौकरी करती है हमारी बेटियां? करती है। करती है? हाँ जी। किसान के पास आज इतना पैसा है, अपनी मेहनत करके पूछो मत, बहुत पैसा है, बस पकड़ने वाले चाहिए। हिमाचल प्रदेश से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 18 जून मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आज चर्चा करेंगे धान की खेती को लेकर। बीज को ट्राइकोडर्मा से और जीवा बीजामृत से उदित करते हैं। पूसा 11-21 इसका चावल सबसे अच्छा होता है। पहले धान को एक दिन पहले भिगो कर रख देते हैं और अगले दिन शाम के समय उसको पानी में डाल के जमीन में बो देते हैं। पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1400, ये बासमती की प्रजातियां हैं। जो आपके अंकुरित बीज हैं उनको शाम के समय 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए आपकी उस जगह पे, उसमें अच्छे से छिड़काव। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं तो कहता हूँ इसे कहते हैं एक्चुअली ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। एक मणिपुरी जो मीठी मीठी टच थी वो भी अच्छा था। लस्सी में शक्कर ज्यादा था जब आपने, मजा आया। अरे भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।